हेलो दोस्तों। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके बारे में बेसिक से बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखना, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। जैसे कार्बन है, फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। तो अब ये गैस बन गई। पहले कार्बन ठोस अवस्था में था, ठोस में था, इसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब ये क्या बन गई? गैस बन गई। तो संगठन में परिवर्तन हो गया। अब वापस इस CO2 से वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनाया जा सकता, वापस नहीं बनाया जा सकता ना। ठीक है, तो इस प्रकार के नया ये बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, CO2 एक नया बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रात में आपने दूध में दही डाला, वो या कोई भी खट्टा पदार्थ उसमें डाला और छोड़ दिया, अब उसका सुबह तक क्या बन गया? वो जम गया, यानी कि दही बन गया। अब दूध से दही बना। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो दूध का जमना क्या, कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्यों? तो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुणों के साथ उसके संगठन में भी परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, और ये स्थायी होता है। स्थायी का मतलब वापस इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में तो हम चेंज कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन में चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते। मोम का जलना भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, प्रकार के जो परिवर्तन है उस तो ये होता है। अब बात आती है कि अब आप बोलोगे कि यार ये रासायनिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन कहाँ गए? टॉपिक तो हमारा था रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। हाँ, तो मैं इसी पे लेके आऊँगा, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताना ज़रूरी है कि रासायनिक क्या होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आती है रासायनिक अब आती है रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2। ये रासायनिक परिवर्तन हुआ था, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब जो ये पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया हुई थी, यही आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन से पढ़ते हैं। ये तो इसके बारे में बेसिक हो गई, ये इसकी डेफिनेशन। चलिए दोस्तों अब इसकी देखते हैं पर डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उदाहरण कोयले का जलना, दूध का दही जमना। ठीक है, दूध का दही जमना या कोयले का जलना। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों पिछली बार एनसीईआरटी में जो हरियाणा बोर्ड है उसमें क्वेश्चन मैग्नीशियम के फित्ते को जलाने से पहले उसको साफ़ क्यों किया जाता है, तो उसको साफ़ इसलिए किया जाता है ताकि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति जो ऑक्सीजन है उसको अच्छे से उसके अंदर जा सके और वह ठीक तरीके से जल सके। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पीबी क्या होता है? पीबी इसको बोला जाता है लेड। क्या बोला जाता है इसको? लेड। और सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है शीशा। जो आपका शीशा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीबी या लेड। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? शीशा बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? शीशा। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट के विलयन में अगर पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, तो ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम है ना, ये के किसके साथ अभिक्रिया करेगा? नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा। पोटेशियम है आपका, वो नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, अगर उसके घोल में इसको मिलाया जाता है, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। बचा क्या? यहाँ पे पीबी यानी कि लेड बचा, और यहाँ पे क्या बचा? आयोडाइड। अब बाकी तो ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को ले गया तो भाई साहब ये क्या करेगा? लेड क्या करेगा? लेड आयोडाइड को लेके चला जाएगा। तो लेड बोला बस, वो इसके साथी को ले गया, तो ये बोलता बस अब क्या बचा? तेरा साथी बच रहा है तो मैं तेरे को लेके चला जाऊंगा। तो ये जो लेड है ये इसको लेके चला गया, तो ये लेड इसके साथ आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? लेड आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बनाता है। ये पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। ये पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है, ये लेड आयोडाइड बना लेता है। फिर उसके बाद में देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, जेडेन। ठीक है, जेडेन यानी जिंक। ठीक है, ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो देखो सल्फ्यूरिक के घोल में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में अगर जिंक के टुकड़े डाले जाते, जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। अगर हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो, ठीक है, ये क्या है? जिंक। जेडन किसका होता है? जिंक का। इसको क्या बोला जाता है? जिंक। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है। अम्लों का राजा किसे बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, अम्लों का राजा किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। रासायनिक नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। किसका? अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा लिखा या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक और उत्पाद को उनके रासायनिक सूत्र तथा प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो
उसे रासायनिक। फिर देखते हैं रासायनिक समीकरण के भाग। अब रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन हो गई। अब रासायनिक समीकरण के भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के भाग होते हैं अभिकारक और उत्पाद। क्या क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अभिकारक क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहा जाता है कि, ठीक है। तो अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। बाद में आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक क्रिया करके जो उत्पाद, जो पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक क्रिया करके एक पदार्थ बनाते हैं, उस पदार्थ को ही उत्पाद कहा जाता है या लिखा जाता है रासायनिक समीकरण या, ठीक है। इधर जैसे ये ए है आपका, A + B, ठीक है, ये क्या बनेगा? AB, ठीक है। A + B ये आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? उत्पाद, अभिकारक। ये क्या है आपके? अभिकारक। A और B क्या हैं? अभिकारक आपके, ठीक है। A अभिकारक और B अभिकारक मिलके AB उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का जो समीकरण है उसको तीर के निशान से दर्शाया जाता है। ये तीर का निशान क्या है? इन दोनों के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगा होता है। ये तीर का निशान क्या शो करता है? तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, ठीक है। अभिक्रिया किस तरफ हो रही है? अभिकारक से उत्पाद बन रहा है या उत्पाद से अभिकारक बन रहे हैं, ये दर्शाता है। और दूसरा, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थ, ठीक है, रासायनिक समीकरण की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये भौतिक अवस्थाएं होती है। इन सबको इस तीर के निशान पे दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे दाब, कितने दाब पर ये अभिक्रिया होगी, ताप कितना होगा, उत्प्रेरक कौन सा होगा, तो ये सारे कहाँ दर्शाए जाएंगे? इस तीर के निशान पे दर्शाए जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आएगी कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें जो आपके भौतिक अवस्थाएं होती है, जैसे दाब, ताप, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा, टेम्परेचर, तापमान, ये सारे कहाँ लिखे जाएंगे? इस तीर के निशान के ऊपर लिखे जाएंगे। इसकी ठीक है अवस्थाएं, कुछ अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं जैसे ठोस, ठीक है, गैस, द्रव और जलीय। गैस की अवस्था, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, ठोस, गैस, द्रव और जलीय, इन सबको जो ये अभिकारक होते हैं इनके नीचे और उत्पाद के नीचे दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखना, ऐसे। अब आप बोलोगे कि इनको नीचे क्यों दर्शाया जाता है। अब मेरे को बताओ, पहले क्या था? H2O था, बाद में भी H2O ही है। अब मेरे को बताओ ये दो कौन सा, तो पानी और कौन सी बर्फ़ है, मेरे को बताओ, ठीक है। नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सी बर्फ़ है और कौन पानी है। इनमें से दोनों ही H2 है। और बर्फ़ का सूत्र भी, बर्फ़ का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। लेकिन मेरे को इनमें पता नहीं चल रहा है ना कि कौन सी बर्फ़ है और कौन सी H2 है, नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है। तो ये पता करने के लिए ही हमें इनकी जो अवस्थाएं हैं इनको पता लगाना। स्टेट ये इनके नीचे लिखी जाती है, वो इंग्लिश में लिखी जाती है, ठीक है। जैसे अगर इसको मैं ये लिख दिया लिक्विड, ये L, छोटा L लगा दिया इसके नीचे, तो ये क्या हो गया? लिक्विड। अब मेरे को ये फिक्स पता चल गया कि ये क्या है? जल है। ये मेरे पास क्या है? वाटर है, ठीक है। और इसके अगर आगे मैं ये लगा देता हूँ सॉलिड, S लगा दिया, S फॉर सॉलिड, तो सॉलिड ये अब क्या हो गई? ये H2O तो है,
बर्फ़ पानी तो है, लेकिन पानी किस फॉर्म में है मेरे पास? ठोस फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में पानी कब बनता है? जब उसकी बर्फ़ बनती है, तब सॉलिड अवस्था में या ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था आ गई मेरे पास? ठोस अवस्था, ठीक है। अगर इन्हीं को अगर ऐसे कर दूं मैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें ये नीचे लगाना पड़ता है ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा पदार्थ है या विलयन है वो किस टाइप का है, ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें ये इसकी भौतिक अवस्था, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, वो इसके नीचे लिखी जाती है, ठीक है। अब देखना पदार्थ की अवस्थाएं किस किस टाइप में लिखी जाती है। S फॉर सॉलिड, ठीक है, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, G फॉर गैस, ठीक है। और एक और लिखा जाता है ऐसे, एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है जलीय, इसको बोला जाता है जलीय, कि जिसमें जल की मात्रा हो उसको बोलता है जलीय। तो अगर जलीय विलयन है तो उसके नीचे क्या लगाया जाता है? AQ लगाया जाता है, ऐसे AQ, ठीक है, AQ ये लगाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका विलयन है वो कैसा है? जलीय विलयन है, ठीक है। पदार्थ किस प्रकार का है? जलीय विलयन में है पदार्थ, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। बाद में आगे के इसके टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, समीकरण, अब अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती है, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कैसी अभिक्रिया होती है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ये तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, देखेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू सून, थैंक यू, धन्यवाद।